Hello friends, welcome to PS Center. Today we will discuss on Indian Satellite System and Space Technology, यानी कि भारतीय उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो पार्ट है हमारा यूनिट 7 का MPPSC प्रीलिम्स का, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। ये हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले जो 6 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने भारत के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में, और अलग अलग साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। और आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी और भारतीय उपग्रह सिस्टम यानी कि सैटेलाइट सिस्टम जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो को। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि हालांकि जब हमने इसरो के बारे में पढ़ा था, इसरो वाला वीडियो अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जिस प्लेलिस्ट में आप वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें भी आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है क्या। तो अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं, स्पेस से संबंधित क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे कि स्पेस में किसी यान को भेजना है तो उस यान को जो है, यान का मतलब है रॉकेट, तो रॉकेट को डेवलप करना, उसके लिए जो ईंधन होता है यानी कि जो फ्यूल होता है उसको बनाना, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उसके लिए हार्डवेयर डेवलप करना, उनको प्रक्षेपित करना यानी कि उनको वहां पर भेजना। स्पेस से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कहाँ पर आते हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि स्पेस से संबंधित कार्य किए जा सके, क्योंकि पेट से संबंधित कार्य किए जा रहे थे। भूखमरी की समस्या थी, विभाजन हुआ था, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। तो पहले उस प्रॉब्लम को जो है भारत के विभाजन के बाद सोल्व किया गया। उसके बाद बात आती है 1962 यानी कि 1962 का वो एक ऐसा एरा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1960 से 1970 के बीच का जो 10 साल का जो दशक हुआ, इस दशक में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है यानी उसका गठन किया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित। तो 1962 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहते हैं, यानी कि इनकोस पर जो है उसके फादर कौन है? तो विक्रम साराभाई, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया में आई किसकी वजह से? विक्रम साराभाई की वजह से आई। तो इनकी अध्यक्षता में ही इनकोस पर जो है उसको लॉन्च किया गया, और ये एक समिति यानी कि एक परिषद जो है वो बनाई गई और उसके माध्यम से अंतरिक्ष से संबंधित कार्य किए गए। तो सबसे पहले साउंड सैटेलाइट यानी कि साउंडिंग रॉकेट जो है लॉन्च किया गया एज ए प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, या एज ए डेमो उसको कह सकते हैं। तो कहाँ से किया गया? केरल के तुम्बा से किया गया। और कब किया गया? 1963 में किया गया इस परिषद के द्वारा, या इनकोस पर जो है इसके द्वारा ये किया गया था। इनकोस पर क्या है? तो ये इंडियन यानी कि भारत का स्पेस से संबंधित एक सबसे पहले संगठन बना था, तो उसको इनकोस्पर के नाम से जानते। बाद में ही इसको जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में क्या कर दिया गया था? कन्वर्ट कर दिया गया था। कब? 1969 को, यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसको इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की क्या हुई? स्थापना हुई। और ये प्रश्न 2021 की जो प्री थी उसमें पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की जो है स्थापना की गई इनकोस्पर के स्थान पर, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो थी उसको संगठन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया? तो बंगलोर में बनाया गया, यानी कि वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। वर्तमान में चीफ यानी कि अध्यक्ष कौन है इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एस सोमनाथ जो है वो इसके अध्यक्ष हैं यानी कि चीफ है, उनसे भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता। उसके बाद अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और क्या विकास हुआ, तो इसरो ने क्या किया फिर बाद में कि सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि अंतरिक्ष आयोग बनाया 1972 में, और 1972 में ही अंतरिक्ष विभाग जो है उसका भी गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा कि अंतरिक्ष संबंधित यानी कि स्पेस से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं
जितने भी काम करने हैं वो इसरो करेगा। और इसरो किसके अंतर्गत है? स्पेस जो डिपार्टमेंट है यानी कि अंतरिक्ष विभाग, जो भारत सरकार का केंद्रीय विभाग है, उसके अंडर में रहकर काम करेगा। तो इस प्रकार से इसकी उन्नति हुई। तो 1972 से 1975 तक जो इसरो है उसने क्या किया कि पहले सैटेलाइट को बनाने का काम किया। अपने सैटेलाइट बनाया, ना तो लॉन्चिंग व्हीकल था इंडिया के पास, ना ही लॉन्च करने का जो सेंटर था वो था, प्रक्षेपण केंद्र भी नहीं था और प्रक्षेपण यान भी नहीं था, ना ही फ्यूल डेवलप किया था। सबसे पहले क्या बनाया? एक सैटेलाइट बनाई। अब सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ग्रह होता है और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे कहते हैं उपग्रह। एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है उसके बारे में तो सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। अब कृत्रिम उपग्रह की अगर हम बात करें तो इसरो इंडिया का, अमेरिका का नासा, ये बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स बनाते हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जिससे हमें नेविगेशन की सुविधा मिलती है, सूचना और संचार जो है वो सरल हो पाता है या इनकी वजह से ही हो पाता है। उसके अलावा भी और अलग अलग यानी कि पृथ्वी पर रिसर्च करनी है, अलग अलग जगह पर डेटा इकट्ठा करना है ना, पृथ्वी का जो है जीपीएस सिस्टम जो है बनाना है, नेविगेशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए इन सारे जो उपग्रह हैं, शिक्षा से संबंधित भी उपग्रह जो है उनको लॉन्च किया। तो ये सारे काम जो है उपग्रह के माध्यम से किए जाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें उपग्रह के बारे में तो 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया था और उसको रूस यानी कि सोवियत संघ जो था उसकी सहायता से क्या किया गया, लॉन्च किया गया, उन्हीं के केंद्र से उसको लॉन्च किया गया और उन्हीं का जो वाहन था यानी कि उन्हीं का जो यान था उसके माध्यम से इसको जो है लॉन्च किया गया था। अब भारत में भी फिर बहुत सारे केंद्र जो है डेवलप हुए, वहां पर अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं, जिसमें एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में ये केंद्र है। अब यहाँ पर क्या करते हैं तो इस केंद्र में जो प्रक्षेपण यान है उनको बनाने का काम किया जाता है, SSLV, PSLV, GSLV। तो ये जो जितने भी प्रक्षेपण यान है उनको बनाने का काम कहाँ से करते हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम में है वहां से करते हैं। भारत ने सबसे पहले SLV-3 नाम का एक लॉन्चिंग व्हीकल, ये क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान है, तो ये बनाया था और ये बनाने में सफलता कब मिली थी? 1980 यानी कि 1980 में भारत ने पहला अपना SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो बना लिया था। उसके बाद 1994 में इंडिया ने PSLV बना लिया, है ना। SLV के बाद PSLV बना लिया, फिर वर्तमान समय में GSLV-E यानी कि ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसको भी इंडिया ने जो है डेवलप कर लिया है। तो ये क्या है, किस प्रकार से? तो SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसको स्मॉल यानी कि छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए SLV या SSLV का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक और बनाया गया लॉन्चिंग व्हीकल, इसको PSLV कहते हैं, जो बड़े यानी कि जो बड़े सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए PSLV का यूज किया जाता है और इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। उसके बाद अब वर्तमान समय में GSLV-E जो है उसको भी विकसित किया जा चुका है, उसको क्या कहते हैं? तो जियो सिनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में जितने भी प्रक्षेपण यान भेजे जा रहे हैं, जो प्रक्षेपण यान है वो यही है और इन्हीं के माध्यम से सारे सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। तो ये सारे कहाँ पर बनते हैं? तो ये विक्रम साराभाई, जिसको VSSR यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, तो ये जो है कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ पर सारे लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का काम करते हैं। उसके बाद एक केंद्र है शार केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी इसको हम कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये हरिकोटा में है। और इस केंद्र में क्या करते हैं? तो यहाँ पर प्रक्षेपण यान जो है उनके लिए ठोस ईंधन, जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, उसको बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा जितने भी रॉकेट इंडिया में बनते हैं यानी कि इसरो जितने भी रॉकेट बनाता है उन सभी का परीक्षण किया जाता है, उनका प्रक्षेपण करते हैं और प्रणोदक जो है यानी कि जो ईंधन होता है उसका प्रसंस्करण यानी कि उसको अलग अलग भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से शार केंद्र या सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हरिकोटा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है
और हरिकोटा नाम से जाना जाता है, वहां पर ये केंद्र है। यहाँ से जितने भी रॉकेट हैं उनका क्या किया जाता है, उनका प्रक्षेपण जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उपग्रह प्रणाली के बारे में। तो भारत में ये तो हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में देखा, अब अंतरिक्ष में ही उपग्रह भेज रहे हैं, तो उस उपग्रह की प्रणाली के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 1960 से 1970 तक का जो दशक था, इसमें कृत्रिम उपग्रहों के संप्रेषण ने संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। इसके द्वारा लंबी दूरी तथा उच्च आवृत्ति का संचार व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिली। 1983 में 1983 में भारत ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया था। और उसके बाद क्या किया गया था, तो जितने भी दूरदर्शन प्रसारण है, सूचना और संचार है, उससे संबंधित कार्य किए थे। पहले हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था सूचना और प्रसारण के लिए, तो उपग्रह प्रणाली जो है इसको देखते हुए भी क्या किया गया, उसको जो है विकसित करने का काम किया गया। अब क्या होता है कि जो उपग्रह होते हैं उनको प्रक्षेपित करना पड़ता है। तो प्रक्षेपित करने के लिए क्या होती है, कुछ उनकी ऑर्बिट होती है, यानी कि पृथ्वी पर कहाँ पर इनको लगाए, यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर लगा दे, कैसे लगाए, ताकि इन उपग्रहों को वहां पर छोड़ दे, जिससे पृथ्वी के आसपास जो है संचार हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसकी ऑर्बिट का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से उपग्रह जो है कौन सी ऑर्बिट में लगेंगे। तो मोस्टली अगर हम देखें, जैसे कि वाइट ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ से बहुत दूर चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा की और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो औसत दूरी होती है 3,84,400 किलोमीटर, इतनी दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी की। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसको कितने लगते हैं, 28 दिन लगते हैं, लगभग 27 दिन, 27.5 दिन के आसपास, लगभग मान लेते हैं 28 दिन लगते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर बीच में हम कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, है ना, किसी भी जगह पर अगर हम कर देंगे तो होगा क्या कि पृथ्वी के जितने जितने पास आओगे, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो गिरने की जो दर रहेगी उसकी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान वो बढ़ता रहेगा। तो जो जितना पृथ्वी के पास में है उसको उतनी स्पीड से भेजना पड़ेगा, या उतनी स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि वो पृथ्वी पर गिरे ना और पृथ्वी का चक्कर लगाए। जो दूर होगा उसको चक्कर लगाने में या परिक्रमण करने में कम समय लगेगा। तो इसी बेसिस पर क्या किया गया कि कुछ कक्षाएं बांटी गई कि ये यहाँ से यहाँ तक, इस कक्षा को ये कहेंगे, इसमें सैटेलाइट को जो है इतनी स्पीड से घूमना होगा। तो जो जितनी स्पीड से घूमेगा उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। तो स्पीड ज्यादा होगी तो समय जो है वो क्या होगा, कम लगेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और समय जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस बेसिस पर पृथ्वी से दूरी के आधार पर सैटेलाइट को जहां पर लॉन्च किया जाता है, जहां पर उनको प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी कक्षाएं बनी हैं। और एक कक्षा है कि बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर आप किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो गिर जाएगा। तो मिनिमम दूरी होती है कि 400 किलोमीटर से आप शुरू कर सकते हैं, और 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में, कहां से शुरू करते हैं, 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उस कक्षा को, उस ऑर्बिट को कहते हैं लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट भी इसको हम कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के पास में 400 से 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे वो कौन सी कक्षा में हो रहे हैं, लियो में हो रहे हैं, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट भी हम कहते हैं। तो इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं। अब इस ऑर्बिट में जब इसको लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा रखनी होगी। कितनी ज्यादा रखनी होगी, जैसे कि 780 किलोमीटर की हाइट पर नासा के द्वारा क्या किया गया था, एक उपग्रह जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो उसने 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है उसको कंप्लीट कर लिया। कितने समय में किया, 90 मिनट में। तभी वो पृथ्वी पर गिरा नहीं और पृथ्वी की परिक्रमा जो है करता रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितना पास में रहेगा उसको उतना जल्दी, यानी कि उतने कम समय में पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, कम समय में करनी है। तो इसका मतलब क्या, स्पीड उसकी ज्यादा रखनी है। फिर उसके बाद 2000 से हम 36,000 किलोमीटर की हाइट तक जाते हैं। 2000 से कहां तक, 36,000 किलोमीटर की हाइट तक। तो उस कक्षा को हम कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट, यानी कि उसको मियो के नाम से हम जानते हैं, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर जो सैटेलाइट होते हैं उनको लगभग हम मानते हैं कि 1.5 घंटे से लेकर, यानी कि लगभग हम मान लेते हैं कि 190 मिनट के बाद एक दिन, यानी कि 24 घंटे तक का समय लगता है।
और 36,000 किलोमीटर वो हाइट होती है जहां पर 24 घंटे में या 23 घंटे 56 मिनट में कोई भी जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि जितने समय में पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम लेती है उतने ही समय में 36,000 किलोमीटर पर जो उपग्रह स्थित होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिस स्थान पर उसके सिग्नल मिलते हैं वहां पर हमेशा मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, वो उपग्रह भी एक चक्कर जो है कंप्लीट कर लेता है। इसके बारे में हम आगे जानने वाले कि क्या होते हैं भू स्थितिक या जियोसेंट्रिक सैटेलाइट क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे ऊपर क्या होता है, तो उससे ऊपर होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, और इसमें 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई यानी कि चंद्रमा तक आप जाओ यहां तक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, जिसमें एक दिन से लगाकर 28 दिन तक का समय लग सकता है पृथ्वी का परिक्रमण करने में। तो मोस्टली जो संचार उपग्रह होते हैं वो मियो और हियो में ही लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी नेविगेशन वाले होते हैं वो भी इसी में किए जाते हैं। बट कुछ सैटेलाइट होते हैं जैसे मौसम की जानकारी से संबंधित, तो उनको लियो में भी क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो ये 3 कक्षा होती है पृथ्वी की। अब हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर इसके होते हैं पोल, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर होती है भूमध्य रेखा। यहाँ पर क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। तो कुछ सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसी के ऊपर रहते हैं। और अगर यहाँ पर हमने किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च कर दिया तो जितने समय में पृथ्वी घूमकर वापस आएगी इस स्थान पर उतने समय में वो भी इसके साथ साथ घूमेगा। तो ऐसे जो उपग्रह होते हैं जिनको भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है, जो मियो और हियो के बीच की कक्षा है, वहां पर लॉन्च किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भू स्थितिक कक्षा कहते हैं। यानी कि उसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जियो भी उसको कहते हैं या भू स्थितिक कक्षा उसको कहते हैं। तो जितने भी संचार उपग्रह होते हैं जिससे सिग्नल मिलते हैं, संचार होता है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टीवी एंटीना होता है या डिश टीवी होती है उसका जो बोर्ड होता है, उसकी जो छतरी होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन से सिग्नल क्यों लेती है ना। सैटेलाइट तो घूमते हैं तो वो वहीं पर घूमता है जहां पर आप घूम रहे हो, यानी कि पृथ्वी जहां पर घूम रही है वहीं पर वो सैटेलाइट घूमता है। इसकी वजह से एक ही स्थान से हमेशा सिग्नल मिलता रहता है। अगर पृथ्वी पर 3 भूस्थितिक उपग्रह जो हैं उनको बराबर बराबर एंगल पर लगा दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से, यानी कि सब जगह जो है सिग्नल भेज सकते हैं। बट इनकी संख्या जो है बढ़ती भी जाती है। तो ये होते हैं भूस्थितिक कक्षा। इसके बारे में पूछा जाता है हाइट कितनी होती है, किस प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, कौन सी रेखा के ऊपर होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न। और कितने समय में ये पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं, तो ये बराबर 24 घंटे में करते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं या पृथ्वी के ऊपर टिके हुए है ना। पृथ्वी घूमती है, जितना घूमती है उतना ये भी घूम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है ध्रुवी कक्षा। ध्रुवी कक्षा जैसे कि हमने बात करी थी कि एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, तो बहुत सारे उपग्रह जो है इन पोल का चक्कर लगाते हैं। जैसे एक तो उपग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं, एक पोल का चक्कर लगाते हैं। तो जो उपग्रह पोल का चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, ध्रुवी कक्षा। तो ये कितने, पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ध्रुवों के ठीक ऊपर जो कक्षा होती है वहां पर इस प्रकार के जो उपग्रह है उनको लॉन्च किया जाता है। और ये भूमध्य रेखा को 90 डिग्री का जो एंगल होता है उस पर स्थित होते हैं, क्योंकि उस पर 90 डिग्री। तो ये एक दिन में 24 आवर्स में एक बार जो है क्या करते हैं, भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हैं। मतलब एक जगह एक मतलब इस 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ भूमध्य रेखा को एक बार जो है दिन में क्रॉस करने का काम करते हैं। उसके अलावा एक ऐसी कक्षा होती है जो इन दोनों के बीच में होती है इस प्रकार से, ठीक है, जो बिल्कुल भी एंगल नहीं बनाती इस प्रकार से, यानी कि जो ना तो भूमध्य रेखा के लंबवत होते हैं या उसके ऊपर स्थित होते हैं, ना ही ध्रुवों के होते हैं, तो इसको कहते हैं एलिप्टिकल कक्षा। तो ये 63 डिग्री के कोण पर दोनों की तरफ से झुका होता है। और उच्च अक्षांशों पर संचार के लिए ऐसे जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया जाता है। तो ये अलग अलग कक्षाएं होती हैं उपग्रह की, जहां पर उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। अगर उपग्रह प्रणाली के बारे में हम बात करें इंडिया की, तो जैसे कि हमने देखा था कि आर्यभट्ट से शुरुआत हुई, उसके बाद बहुत सारे उपग्रह भेजे गए, उसके अलावा चंद्रमा पर चंद्रयान भेजे गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंगलयान भेजे गए। तो वो सारी चीजें ही उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, जो इसरो वाले चैप्टर में, इसरो वाला जो पार्ट था उसमें हमने कवर की थी।
अगर आपने इसरो वाला पार्ट नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो स्क्रीन पर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यूनिट 7 यहाँ पर होने वाली है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।